नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की जो सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वृत्तर भारत। आज अपन इस चैप्टर को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इनके जो नोट्सों के रूप में मेरे लिखे हुए जो नोट्स है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और जो बिंदु महत्वपूर्ण है वही आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो के बाद में जस्ट इसके प्रश्नोत्तर जितने भी पार्ट के कंपटीशन की दृष्टि से, रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर इसका एक और वीडियो बनेगा, वो सेकंड पार्ट में आएगा, तो उसको भी देखना नहीं भूले। बिल्कुल, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपना वृत्तर भारत टॉपिक पढ़ रहे हैं। वृत्तर भारत का देखो मैप इस प्रकार का था। भारत देखो कितना विस्तृत था उस समय। देखो, वर्तमान भारत ये है, ये वर्तमान भारत है। उसमें ये मैं आपको मतलब जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा, जो आपको मतलब 7th क्लास की बुक में मिल जाएगा। ये देखो, ये गांधार है, केकई है, उपगणिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ब्रह्मदेश है। ये मतलब इस प्रकार का कुछ मतलब अपने भारत हुआ करता था। वृत्तर भारत है, वृत्तर भारत है विशाल भारत, बहुत इधर में दक्षिण में फैला हुआ था। इंडोनेशिया, जावा, जो सुमात्रा द्वीप तक फैला हुआ था। तो चलिए इनके मतलब अपन नोट्सों के रूप में अध्ययन कर लेते हैं। वृत्तर भारत, भारत विश्व गुरु था पहले। देखो, इस समय इतना विशाल भारत का साम्राज्य हुआ करता था, तो विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। उस समय भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सभी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। चीनी यात्रियों का उल्लेख मिलता है। इस समय चीनी यात्री आए थे, फाइयान, हवेनसांग और इति सिंह का भी उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण, जिस प्रकार अपन 18 पुराणों की बात करते हैं, उन पुराणों में अग्नि पुराण में जो जम्बू द्वीप का उल्लेख मिलता है, उस जम्बू द्वीप का द्वीपांतर भारत है, वर्तमान में जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से लिया जाता है। अग्नि पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कुछ संस्कृत में लिखे हुए लेख भी मिले हैं। प्राचीन लेख ईसा की 2री और 3री शताब्दी के भारत में मिले हैं। देखो, ईसा की 2री और 3री शताब्दी के इतने प्राचीन लेख मिले। संस्कृत का प्रयोग हुआ था। संस्कृत का प्रयोग कहते हैं कि आज से 1000 वर्षों से अधिक पहले से ही हो रखा है। और हिंद सिंध के अधिकांश भागों में पाली भाषा में कुछ लेख मिले हैं और संस्कृत से भी मिले हैं। पाली भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है संस्कृत भाषा से। संपा में 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख मिले हैं। देखिए मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और आने वाले समस्त वीडियो से जुड़े रहिए, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। देखिए, संपा से 100 से अधिक संस्कृत के लेख मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, संपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले, तो 100 से अधिक मिले। कंबुज में अभिलेख मिले हैं। कंबुज में देखो, कंबुज के शासक हुआ करते थे यशोवर्मन, राजेंद्र वर्मन। देखो, ये रीड में पूछा गया क्वेश्चन है यशोवर्मन वाला। इसके 4 अभिलेख मिले हैं। एक में 50 संध दिए गए, एक में 75 संध दिए गए, एक में 93 संध दिए गए और एक में 108 संध दिए गए। कुल 326 संध मतलब दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि किस शासक के अभिलेखों के 326 संध होते हैं पूरे, तो ये यशोवर्मन के अभिलेख हैं। इसी प्रकार राजेंद्र वर्मन के 2 अभिलेख मिलते हैं। इसके एक के संध है, एक 218 संध, दूसरे के 268 संध, कुल मिलाकर 486 संध होते हैं इनके। ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, उस समय अपने को ग्रंथ मिलते हैं, कुछ व्याकरण ग्रंथ जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य ग्रंथ जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया, उसमें बहुत विद्वान हुए थे। मनु, वाच्यामन, सुश्रुत, प्रवरसेन, म्यूर, गुणाठे। इस प्रकार के मतलब अपने को विद्वानों का अध्ययन मिलता है। संपा के नरेश जो थे, 3 नरेश हुए थे, बहुत विद्वान हुए थे। और उनमें से एक जो नरेश का जो उल्लेख मिलता है, नाम दिया हुआ नहीं है 7th क्लास की हिस्ट्री में, जो कहा जाता है कि 4 वेदों का ज्ञाता था। देखो, कंबुज आगे दिया गया है इसी चैप्टर में। कंबुज नरेश यशोवर्मन शास्त्र एवं काव्यों का रसिक था। देखो, ऐसा भी पूछा जा सकता है, कंबुज का कौन सा नरेश शास्त्र एवं काव्यों का रसिक हुआ करता था, तो वो था यशोवर्मन। बौद्ध साहित्य में पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। बौद्ध साहित्यों का जो
उदय हुआ था वो बौद्ध शहीदी ज़्यादातर बर्मा और सिंहल, जिसको श्रीलंका और म्यांमार बोलते हैं अभी अपन, वहाँ पर ज़्यादा इसका जो विकास हुआ था। बौद्ध ऋषि नामक एक विद्वान का उल्लेख मिलता है। वो 793 ईस्वी में चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालंदा से चीन गया था। देखो, नालंदा का एक विद्वान हुआ करता था बोधि ऋषि, जिसका नाम था, जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त एक राजदूत, चीनी राजदूत था, उनके साथ में चीन गया था। उसने 53 ग्रंथों का अनुवाद किया था। और एक और उल्लेख मिलता है पद्म संभव और शांति रक्षित, एक और मिलता है शांति रक्षित। शांति रक्षित जो थे वो नेपाल के थे, पद्म संभव उद्यान के थे। ये तिब्बत गए थे, तिब्बत में वहाँ पर लामा धर्म की नींव रखी थी, लामा धर्म की नींव रखी थी। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे मतलब इसी टॉपिक में दिया हुआ है बौद्ध ग्रंथ जो प्रधान में जो आए थे, इसमें ब्रह्मा में विष्णु महेश मुख्य रूप से इनकी पूजा पर विशेष बल दिया करते थे। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश मुख्य रूप से शिव के उपासक हुआ करते थे बौद्ध धर्म में। प्रधान जो जावा में एक लोकप्रिय मूर्ति मिली है जिसको बटार गुरु की मूर्ति कहा जाता है। इसको बटार गुरु को ऋषि अगस्त्य का प्रतीक भी माना जाता है। देखिए आगे इसी टॉपिक में लिखा हुआ है, अनेक विद्वान हुए थे भारत से कम्बुज और कम्बुज से भारत के बीच में अनेक विद्वानों का आदान प्रदान भी हुआ है। जो एक है कम्बुज के एक जो विद्वान थे शिव सोम, जो राजा इंद्र वर्मन के गुरु हुआ करते थे, शिव सोम, जिसको भगवत शंकर या शंकराचार्य भी कहा जाता था। इनको शास्त्रों का, इनसे मतलब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था जो शिव सोम ने, शिव सोम जो थे, शिव सोम ने भगवत शंकर और शंकराचार्य से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। शिव सोम हुआ करते थे राजा इंद्रवर्मन के गुरु हुआ करते थे। राजा यशोवर्मन ने 100 से अधिक आश्रम स्थापित किए थे कम्बुज में, 100 से अधिक आश्रम स्थापित किए थे कम्बुज में। देखिए मित्रों, ये यशोवर्मन जो शासक हुए थे कम्बुज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है यशोवर्मन। कभी इनके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन विस्तृत रूप से। सम्राट अशोक, उस समय सम्राट अशोक जो तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है 254 ईस्वी में। देखो ये तो बाद की बात है, लेकिन बौद्ध धर्म की बात करते हैं जिस समय मतलब उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार ज़्यादा हुआ था, तो उस समय मतलब अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इस बौद्ध संगीति के जो थे अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस थे, और पाटलिपुत्र में इन्होंने यहाँ पर जो करवाई थी, इनका आयोजन करवाया था। और कुछ दूत भेजे थे जो बौद्ध धर्म के प्रसार करने के लिए, यवन में, स्वर्णद्वीप में, लंका में और हिंदोसिया में, जहाँ पर ये जैसे रक्षित हैं, महारक्षित, अपने जो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। इस प्रकार से मतलब अपने जो शांति दूत भेजे थे विदेशों में अशोक ने। देखिए जावा में एक नाटक लोकप्रिय है, साया नाटक जिसको बोला जाता है। रामायण और महाभारत इसके मुख्य जो कहा जाता है अभिनय करने वाले। रामायण और महाभारत के ऊपर ये निर्मित होता है, जिसको व्यंग बोला जाता है। व्यंग कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जावा में एक नाटक लोकप्रिय है, व्यंग क्या है? व्यंग के कथानक मुख्यतः रामायण और महाभारत हैं। मतलब इनके जो कथानक हैं वो रामायण और महाभारत हैं, इनके ऊपर निर्मित है ये। देखो जावा में कुछ मंदिर प्रसिद्ध है। जावा के मंदिर भारतीय कला से मतलब ओतप्रोत है ये जावा के मंदिर, जिसमें से पहला मंदिर है बरोबदूर का मंदिर, जिसमें देखो ये है 700 से 850 ईस्वी शैलेंद्रों ने निर्माण करवाया था। मतलब शैलेंद्र वंश के शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। इनकी विशेषता ये है कि बरामदों में बनी हुई मूर्तियों की पंक्तियाँ, मतलब इस प्रकार से मूर्तियाँ पंक्तियों में बनी हुई हैं। कुल 11 श्रृंखलाएँ हैं, 1500 से ज़्यादा मूर्तियों की संख्या है। बरोबदूर मंदिर में जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और मेनदूत के मंदिर में बोधित्सव की मूर्तियाँ हैं। देखो इनके चेहरे पर जो है आध्यात्मिक भाव, देवी का आध्यात्मिक भाव देखने को मिलता है बरोबदूर के मंदिर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस के मंदिर में मूर्तियों में चेहरे पर देवी का भाव, जो आध्यात्मिक भाव देखने को मिलता है, वो है बरोबदूर के मंदिर में। अगला है जावा में एक और मंदिर है लारो जंगरंग का मंदिर। ये परबनन की घाटी में बना हुआ है। इनमें कुल 8 मंदिर हैं। शिव की प्रतिष्ठित मूर्ति लगी हुई है इसमें। बरामदे के भीतर कुल 42 फलक लगे हुए हैं।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया लारो जंगरक मंदिर कहाँ पर है, तो जावा में है। कंबुज के मंदिर, कंबुज के मंदिर देखिए अंगकोर वाट में ये स्थित है। कंबुज के मंदिर जो विष्णु मंदिर पूर्ण रूप से विष्णु को समर्पित है। 750 फीट इसकी चौड़ी खाई है। कहते हैं कि लंबाई इसकी 2 मील तक इसकी लंबाई है। 36 फीट चौड़ा पत्थर का रास्ता है और सड़क बनी हुई है 1560 फीट लंबी है और 7 फीट ऊंची, मतलब इसकी ऊंचाई भी सड़क की बहुत ज़्यादा ऊंचाई 7 फीट तक इसको ऊंचा लिया गया है। मंदिर के केंद्रीय शीर्ष है वो 210 फीट ऊंचा है। 210 फीट जो अंगकोर वाट का मंदिर है, जिसका केंद्रीय मंदिर का जो मुख्य जो गर्भगृह है वो 210 फीट तक ऊंचा है। देखिए आगे इस टॉपिक में दिया गया है आनंद मंदिर। आनंद मंदिर बर्मा के पेंगन में स्थित है। ये 564 वर्ग फीट चौकोर आंगन है, इसके बीच में ईंटों से निर्मित है। आनंद मंदिर पूछा जाता है अमुक रूप से इसको बर्मा में स्थित है, ये बर्मा के पेंगन स्थान में, और ये वर्गाकार रूप से है आनंद मंदिर और दीवार पर मिट्टी के चमकीले फलक बनाए हुए हैं इस आनंद मंदिर के। तो याद रखिएगा, इसको अगर वीडियो को दोबारा देखते हो तो आपको मतलब जरूर फायदा मिलेगा। एक बार देखने से दोबारा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये अपने जिस प्रकार से पेपर बनते हैं तो पेपर का आधार यही किताबें होती है जिसको अपन निचोड़ निकाल कर पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ, 80 उत्कीर्ण मूर्तियाँ मिलती हैं, भारतीय शैली से निर्मित है। देखिए इसके संबंध में एक कथन मिलता है अपने को, इसके संदर्भ में भारतीय शैली के देखो वहाँ पर जो कंबुज में मंदिर मिलते हैं, देखो कंबुज में है, जावा में है, वो आनंद मंदिर है। उसमें एक विद्वान ने कहा है, ड्यूरोसाइल ने, कि इनके जो निर्माण करने वाले हैं वो निश्चित रूप से कोई भारतीय थे। हालांकि ये भारत में स्थित नहीं है मंदिर, लेकिन ये आज भी भारत में है, ऐसा उन्होंने कहा था ड्यूरोसाइल ने। तो इनका ये मतलब कथन बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।